हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए एन की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पहले। अब प्रश्न में क्या है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किमी की दूरी को तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न का अर्थ क्या है इसे मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से, मतलब कि उसकी जो स्पीड है ना, उसकी जो स्पीड है वह घट बढ़ नहीं रही है। वह क्या है, घट बढ़ नहीं रही है। और बस एक स्पीड है तो एक ही स्पीड है और उसी स्पीड से वह चलते जा रही है। उसके बाद वह एक ही स्पीड से चलते हुए सबसे पहले क्या है, 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर की दूरी को वह तय कर लेती है बिना उसकी स्पीड घटे बढ़े। न घट रही है न बढ़ रही है, बस एक ही स्पीड के साथ वह 360 किमी की दूरी को तय करती है। अब प्रश्न का जो अगला है स्टेप, उसमें क्या है क्या है प्रश्न में कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो आप सभी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी वाहन हो यदि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, किसी भी वाहन के स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो वह क्या होता है, कम समय में ही हम अपने जहाँ भी पहुँचना होता है हमें वहाँ कम समय में पहुँचते हैं। तो जाहिर है कि यह जो 360 किमी की दूरी है ना, यदि वह जिस चाल से जा रही है उस चाल मतलब उस स्पीड में यदि 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड क्या है कि बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि जो उसकी स्पीड है, जो उसकी नियत स्पीड है उसमें 5 किमी पर आवर यह इंक्रीज यदि हो जाता है तो जाहिर है रेलगाड़ी जो भी है जहाँ भी जा रही है उसमें कम समय लेगी। तो प्रश्न में है कि वह 1 घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएगी जहाँ उसे पहुँचना है, मतलब 1 घंटे का कम समय लेगी, मतलब 1 घंटे का बचत होगा। तो स्पीड बढ़ने से तो टाइम की बचत होती ही है। तो रेलगाड़ी के टाइम में कितने की बचत हो जा रही है कि 1 घंटा की बचत हो जा रही है। बस स्पीड 5 किमी पर आवर की स्पीड क्या है, बढ़ानी होगी। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात कीजिए, मतलब रेलगाड़ी की स्पीड क्या है यही हमें ज्ञात करना है। मतलब किस स्पीड से वो उसकी है रेलगाड़ी की चाल, मतलब रेलगाड़ी की स्पीड क्या है वो, चाहे चाल कहिए चाहे स्पीड बात एक ही है। तो हमें यही ज्ञात करना है, स्पीड मतलब कि चाल। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न है, यह है द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हमको क्या करना होगा, पहले स्टार्ट में इसको सॉल्व करते हुए हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में हमको सॉल्व करते हुए एक द्विघात समीकरण को प्राप्त करना होगा। फिर उस द्विघात समीकरण को आप अपनी सुविधानुसार चाहे तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए या उसे द्विघातीय सूत्र मतलब श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से भी इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब गुणनखंड विधि से यह प्रश्न सॉल्व हो सकता है और इसके बाद यह द्विघातीय सूत्र मतलब श्रीधराचार्य सूत्र विधि से भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। जैसा भी आपको सुविधा पड़े उस अनुसार आप क्या करेंगे, चयन करते हुए सॉल्व कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इस प्रश्न को गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करना क्लियर करूँगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ सबसे लास्ट में होता है ना। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि इस प्रश्न को मैं इस प्रकार से सॉल्व कराऊंगा
कि हमेशा के लिए ये प्रश्न जो है ना, यह हमेशा के लिए इस प्रश्न का सल्यूशन आपके पास आ जाएगा। अब इस बात का क्या अर्थ है, तो यह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमेशा के लिए सल्यूशन आपके पास आ जाएगा आपके हाथ में। इस बात का क्या अर्थ है, तो मैं सॉल्व करते हुए बाद में इसको क्लियर करूंगा कि इसका मतलब क्या है। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ है रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करना है। तो जब हमें चाल ज्ञात नहीं है, मतलब स्पीड ज्ञात नहीं है, तो हम इस प्रकार के प्रश्न में मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल मतलब रेलगाड़ी की स्पीड। अब कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं या 1 किमी प्रति घंटा भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ मान लेंगे एक्स किमी प्रति घंटा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे माना रेल गाड़ी की चाल मतलब स्पीड। अब इसमें हमें मान लेंगे, और क्या मान लेंगे, एक्स किमी प्रति घंटा। एक्स किमी प्रति घंटा, यह इस तरह से हो जाएगा। ये सबसे पहले मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल एक्स किमी प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्या है, एक सामान्य सा सूत्र लगाएंगे, और सूत्र क्या होता है कि समय बराबर, आप सभी जानते होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस सूत्र को लिख देंगे यहाँ पर। इसी सूत्र के द्वारा यह प्रश्न ज़्यादातर सॉल्व होगा। सूत्र यहाँ हो जाएगा। इसके बाद समय बराबर क्या होता है, तो वह लिख देंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसके माध्यम से हम आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जब रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करती है एक नियत चाल से, तो उसमें क्या समय लगता है, यह हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 360 किमी की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे 360 किमी की दूरी, किमी की दूरी तय करने में लगा, इसको डिटेल लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लगा समय। अब कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 360 किलोमीटर की दूरी है, तो सबसे पहले लिख देंगे 360, और चाल क्या है, तो स्पीड हमने यहाँ पर माना है कि चाल है एक्स किमी प्रति घंटा। तो यहाँ हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 360 किलोमीटर और चाल हमारा यहाँ माना है एक्स। तो 360 बटे हो जाएगा एक्स, और यहाँ लिख देंगे समय है ना, तो यहाँ लिख देंगे टाइम पर, क्या है, टाइम की जगह लिख देंगे यहाँ पर घंटा। अब 360 किमी की दूरी को एक नियत चाल से चलते हुए उसको जो समय लगता है वह लगता है 360 बटा एक्स। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 360, चाल हमने मान लिया है एक्स किमी प्रति घंटा। तो 360 बटे एक्स हो गया। अब यह तो 360 किमी की दूरी तय करने में लगा समय, लेकिन उसमें जब इंक्रीज हो जाता है ना, उसकी स्पीड में मैंने बताया है कि 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड क्या है, यहाँ अधिक हो जाती है। तो मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में यहाँ है कि 5 किमी प्रति घंटा उसकी स्पीड जब बढ़ जाती है तो क्या लगेगा, कितना समय तब लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि, यहाँ लिख लेंगे कि चाल में 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि होने में लगा समय, चाल में 5 किमी प्रति घंटा वृद्धि होने पर, डिटेल ही लिखेंगे, होने पर लगा समय। अब समय कितना लगेगा,
समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हमारा जो दूरी है वह जस्ट वही है, सेम टू सेम 360 किमी है। और चाल इंक्रीज हो जा रहा है ना, तो x किमी प्रति घंटा चाल है, तो x किमी प्रति घंटा तो चाल है, लेकिन इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, 5 किमी घंटा की वृद्धि हो रही है, 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है। तो इसमें x में कर देंगे प्लस कर देंगे 5। यहाँ पर क्या है कि चाल में 5 किमी प्रति घंटा की दर से वृद्धि हुई है, तो जाहिर है चाल में क्या करेंगे, यहाँ पर x है, x किमी प्रति घंटा चाल है, और उसमें 5 किमी की वृद्धि हो रही है, इसीलिए x प्लस 5 हो जाएगा। और इसके बाद यह समय है ना, समय है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे घंटा, यह इंक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा जो क्वेश्चन वह प्रश्नानुसार, और जब प्रश्नानुसार करके इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, जिसे हम गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को सॉल्व आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमें क्या है, यहाँ पर हमें समीकरण को, द्विघात समीकरण को तैयार करना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, पहले जो स्पीड है यहाँ पर ना, यह है जब पहले स्पीड हमारी नियत थी, और यहाँ पर स्पीड क्या है, बढ़ गई है, 5 किमी प्रति घंटा की दर से स्पीड बढ़ गई है। तो नियत स्पीड में से ये जो है, पहले कोई जो चेंज नहीं था, एक समान चाल था, तो उसमें से जब इसको घटा देंगे, यह जो संपूर्ण है ना 360/x, इस पूरे में से इस पूरे को घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे कि 360/x, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, 360/x माइनस करके इसको लिख देंगे 360/x प्लस 5। अब इन दोनों को हमें घटाना है, देखिए ध्यान से कि इन दोनों को हमें जब घटाना है तो वहाँ बचत हमारा क्या होगा, 1 घंटा की क्या हो जा रही है बचत, समय क्या है, कम ले रहा है, मतलब यहाँ मैं शो कर दे रहा हूँ कि 1 घंटा कम समय लेगा। तो 1 घंटा की बचत हो रही है, मतलब कि है यहाँ पर यह, जब यहाँ पर जब इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो 1 घंटा की बचत होगी, तो इसकल टू करके 1 कर देंगे, इसकल टू करके 1 कर देंगे। मतलब जब नियत चाल से चल रहा है और उसके बाद वृद्धि की चाल हो गई है बाद में, तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो 1 घंटा की बचत होगी। तो अब इसको प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आपको साफ साफ मैंने क्लियर कर ही दिया है कि यहाँ सबसे पहले हो जाएगा हमारा 360/x। अब घटाना है, माइनस इसको बस घटा देंगे सावधानी पूर्वक, तो 360/x प्लस हो जाएगा हमारा 5। अब बचत कितनी हो रही है, 1 घंटा की, तो जब घटा देंगे तो जो बचत है इक्वल टू करके वह हो जाएगा, मतलब 1 घंटा की बचत हो रही है, तो इक्वल टू करके हम लिख देंगे 1। अब यह क्या है कि इसको जब सावधानी पूर्वक हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमें क्या है, द्विघात समीकरण एक हमें प्राप्त हो जाएगा, द्विघात समीकरण। बस इसको क्या है, सावधानी पूर्वक हमें सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिखता होगा, यह एक भिन्न के क्वेश्चन जैसे आपको दिखता होगा, जैसे 360/x माइनस 360/x प्लस 5। तो जिस प्रकार से भिन्न का प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसी तरह सेम टू सेम हम इसे भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ यह तो अंश के रूप में है और यह है x हर के रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम x और x प्लस 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो कुछ चेंज नहीं होगा, एलसीएम के रूप में हमें x और x प्लस 5 यह दोनों ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में x और x प्लस 5, यह हमें क्या होगा, एलसीएम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम इस x से x और x प्लस 5
इन दोनों में भाग देंगे तो यह x से यह x कट जाएगा, शेष बचेगा x प्लस 5। क्या बचेगा? x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इस x प्लस 5 से 360 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जब मतलब ये कहने का यह मतलब है कि 360 का गुणा जब x प्लस 5 में करेंगे, सीधे सीधे यह हो जाएगा, इसमें आसानी होगा। 360 का गुणा x प्लस 5 में करेंगे तो सबसे पहले तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो 360 का x में जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना आएगा, यहाँ 360x आएगा। तो 360 x यह हमारा प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब 360 का मल्टीप्लाई हम जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 बचे हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, और यह 1 बढ़ जाएगा तो हमारा होगा 1800। 36 बचे हो जाएगा हमारा 180, और यह 1 जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1800। अब क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद यह जो हर है ना x प्लस 5, इसका हम भाग देंगे इन संपूर्ण में, x और x प्लस 5 में भाग देंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, शेष बचेगा x। इस x का मल्टीप्लाई 360 में हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 360 x प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू करके हम 1 इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि क्या हमें कुछ समानता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें कुछ एक समान चीज़ें, कुछ मतलब एक समान कोई अंक दिखाई दे रहा है, तो हाँ यहाँ कुछ समानता है। जैसे यहाँ 360x है, यहाँ भी 360x है, लेकिन इसके आगे तो माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस हो जाता है। माइनस मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 360x से 360x कट जाएगा तो बचेगा यह बीच का हिस्सा 1800। तो हमारा हो जाएगा यहाँ 1800 इस तरह से, और बटे जो होगा तो यह जो है ना x और x प्लस 5, यह सेम टू सेम हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब इक्वल टू यहाँ बीच में बस 1800 ही बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 360x से 360x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब बीच बीच का बचेगा 1800, तो 1800 बटा x प्लस 5। अब यहाँ 1 है ना, तो इस 1 को जस्ट हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारा x का मल्टीप्लाई x से होगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई 5 से होगा। तो यहाँ सबसे पहले 1800 है तो हम यहाँ 1800 का जस्ट 1800 लिख देंगे, और हमारा हो जाएगा बटे। अब इस x का सबसे पहले मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा हमारा x स्क्वायर। इसके बाद जो प्लस का चिन्ह है ना, इस प्लस के चिन्ह को इंक्रीज कर देंगे। फिर इस x का मल्टीप्लाई जब 5 से होगा तो हमारा आएगा 5 क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। फिर इसकल टू है 1, तो इसकल टू 1 को सेम टू सेम लिख देंगे। इस अब क्या है कि इसको 1/1 माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x से क्या हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ चेंज नहीं होना है, यह हो जाएगा हमारा सेम टू सेम। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। इसके बाद है इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से ही होगा मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू करके हमारा हो जाएगा 1800। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब यह मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि इस 1800 को हम करेंगे क्या, इधर पक्षांतर कर देंगे। तो जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह 1800 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस, फिर है 5x, और ये जब पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1800। फिर इसकल टू करके जब यह पक्षांतर इधर हो जाएगा तो हमारे यहाँ बचेगा 0। अब यह हमारा क्या है, यहाँ पर यह हमें जो प्राप्त हुआ है ना, यह हमें द्विघात समीकरण के रूप में अब हमें प्राप्त हो गया है।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यह हमें किस रूप में प्राप्त हुआ है? यह हमें प्राप्त हुआ है द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हमारे पास दो विकल्प है। इस प्रश्न को चाहे तो हम गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो हम इस प्रश्न को द्विघातीय सूत्र मतलब कि अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जो भी सुविधा अनुसार समझें उसका आप चयन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को मैं गुणनखंड विधि से सॉल्व करना क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड और विधि से ब्रैकेट बंद। यहाँ गुणनखंड विधि का उपयोग हो रहा है इसलिए ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं और कोई आवश्यक नहीं है इसे लिखना। अब यहाँ करते क्या है गुणनखंड विधि में कि यह जो मध्य का पद होता है इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। हाँ, अब मैं आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ क्लियर कि मैंने आपसे प्रश्न को शुरू में सॉल्व करवाते समय कहा था कि इस प्रश्न का जो है मैं हमेशा के लिए इस मैटर को क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा। मतलब मैंने कहा था कि इस प्रश्न को मैं हमेशा के लिए सॉल्व करवा दूँगा। मतलब कहने का यह है कि इस प्रश्न की जो डिफ़िकल्टी है ना, आपको यहाँ दिखता होगा 1800। तो आप कहेंगे सर ये जो बीच में मध्य का पद है तो यहाँ दो हमें ऐसी संख्याएं लेनी होंगी, दो ऐसी संख्याएं लेनी होंगी जिनको आपस में घटा दें तो 5 आए और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाए 1800। यहाँ 1 होता है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1800 में होगा तो 1800 ही आएगा और मध्य पद को घटाना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको यहाँ पर मैं एक रफ कागज़ में इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। आप कहेंगे सर 1800 को ये बड़ी संख्या है तो इसको कैसे हम जल्दी सॉल्व कर लें? तो यहाँ देखिए आप, ये यहाँ 180 है ना, 10 को हटा देते हैं 180। तो आपने यहाँ त्रिभुज के कई प्रश्नों को देखा होगा कि त्रिभुज के कई प्रश्न आपने सॉल्व किया होगा तो वहाँ आपको 90 अंश 180 अंश इस तरह दिखता होगा ना। जैसे कि मान लीजिए ये है तो यह हो गया 90 अंश और यह भी हमारा हो गया 90 अंश। तो 90 90 हो गया, यह पूरा मिलाकर 180 अंश और इसको आधा कर दिया जाए तो यह होगा हमारा कितने का, 45 डिग्री का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तो अब आपको कुछ कुछ क्लियर होता होगा। 45 45 90 और इधर भी 45 45 जुड़ा हुआ है 90, तो यह कुल है 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि 45 है ना, 45 का 4 गुना, 45 का 4 गुना कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 180 यहाँ डिग्री मान लीजिए। तो 45 का 4 गुना कर दिया जाए तो 180 डिग्री। मतलब कि इस 45 में 40 का घटा दिया जाए, इस 45 में 40 को घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा 5। तो यह जो देखते ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ जीरो को हटा हुआ मानिएगा। तो 180 को जब आप विभाजित करेंगे ना तो यहाँ है यह 45 डिग्री का है, तो 45 में से 40 घटा दिया जो 5 आया ना, तो बस यही 45 और 40 ही यह दो नंबर ऐसे होंगे जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको 180 डिग्री मानते हुए बस आप याद रखिएगा। तो यह 1800 का ये जो बड़ी संख्या है इसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब क्या है कि यहाँ पर मैं डिटेल सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यहाँ है हमारा इस तरह से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में 45 माइनस 40 यही दो नंबर होंगे और इसके बाद यह x लग जाएगा। तो 45 में से 40 घटा दिया जाए तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 45 और 40 यह दो नंबर होंगे जिनके माध्यम से यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 45 चौक को
45 चौको हो जाएगा हमारे 180, और यह जीरो बढ़ जाएगा तो 180 में यह जीरो बढ़ जाएगा तो 1800 100 हो जाएगा। तो 45 और 40 को आपस में घटा दिया जाए तो मध्य का जो संख्या वह आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। अब यहाँ x इंक्रीज कर दिया, फिर माइनस है, फिर हमारा है 1800, फिर इसकल टू है 0, फिर इसकल टू 0 कर देंगे। अब इस प्रश्न को हम आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको 180 डिग्री मानते हुए याद रखेंगे तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि 45 और 40 ही ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके माध्यम से यह प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 45 में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45x। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद 40 में 40 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आएगा। फिर माइनस है माइनस हो जाएगा, फिर 1800 है तो जस्ट 1800 हो जाएगा। फिर इसकल टू 0 है, इसकल टू 0 कर देंगे। अब इसके बाद हमारा यहाँ दो भाग हो गया, प्रथम भाग यहाँ से यहाँ तक, द्वितीय भाग माइनस से लेकर यहाँ तक। अब प्रथम भाग में क्या कॉमन हो गया, तो प्रथम भाग में कॉमन हो गया x, शेष हमारा यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो 1x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1x शेष बचेगा, प्लस है प्लस। अब 45x में से x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 45, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है माइनस लग जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ 40 से 40 तो कट ही सकता है, हमारा 1800 भी कट जाएगा। तो आप जब रफ में भाग देंगे ना तो हमारा जाएगा 45 बार, तो यह 40 हो गया कॉमन, और शेष हमारा बच गया यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 40 से जब आप रफ में भाग देंगे तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, और जब इस 4 से आप 180 में भाग देंगे ना तो सीधे सीधे हमारा आएगा 45 आएगा, फिर ब्रैकेट हो जाएगा बंद, फिर इसकल टू 0 है तो इसकल टू 0। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ में जो इस ब्रैकेट में है x प्लस 45 और ये जो ब्रैकेट में है x प्लस 45 यह सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो x प्लस 45 जो है यह एक बार फिर क्या हो जाएगा कॉमन, तो शेष जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ x है और इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ -40 है, तो यह दूसरे हम ब्रैकेट में कर लेंगे शेष को x माइनस 40, यह x और यह -40 को हम दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर इसकल टू 0 है तो इसकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ साफ साफ है कि x प्लस 45 है ना, तो x प्लस 45 के साथ भी 0 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है x माइनस 40 है ना, इसके साथ भी यह 0 जुड़ा हुआ है। मतलब इसके साथ इस ब्रैकेट में जो भी है उसके साथ भी 0 जुड़ा हुआ है, और इस ब्रैकेट में जो है उसके साथ भी 0 जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा, यहाँ x प्लस 45 को लेकर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 45 इसकल टू 0, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं पहले वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ हो जाएगा, आगे हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो यह जब 45 इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 45। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद इस ब्रैकेट को लेकर सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 इसकल टू, यह 0 है तो इसकल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ x का मान आसानी से निकाल लेंगे, x इसकल टू हो जाएगा, यह जब पक्षांतर हो जाएगा तो -40 है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, हमारा होगा 40। चाल जो होता है, स्पीड जो होता है वो ऋणात्मक में कतई नहीं होती है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। मतलब x इक्वल टू -45 जो है वह मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर है यह धनात्मक में, तो यही मान्य होगा, मतलब यही आंसर होगा। x इक्वल टू जो यह 40 है ना, यह हमारा मान्य होगा, और ऋणात्मक मान्य नहीं होता है। बस इतना ही आपको अंतर याद रखना होगा। तो हमारा आंसर के रूप में ये जो 40 है ना, यही हमारा चाल ज्ञात होगा, मतलब 40 किमी प्रति घंटा, यही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ डिटेल में हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर, और इसको डिटेल में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल
क्या है 40 है ना, 40, यहाँ इस तरह होगा 40 किमी, और यहाँ हो जाएगा प्रति घंटा, इस तरह से हो जाएगा। इसको आंसर के रूप में लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किमी प्रति घंटा, क्योंकि ऋणात्मक में चाल होता नहीं है, धनात्मक में होता है, तो ये हमारा 40 किमी प्रति घंटा क्या है, आंसर आ जाए। अब मैं प्रश्न को पूरा शो कर दे रहा हूँ, इसे साफ साफ इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये प्रश्न सॉल्व है, और इसके बाद ये है, और इसके बाद यहाँ प्रश्न अनुसार हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण के रूप में जब यह प्राप्त हो जाएगा तो हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे गुणनखंड विधि से, और बस इसको सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो यह प्रश्न सॉल्व होता चला जाएगा। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल हमारा क्या है, धनात्मक में होगा, और धनात्मक में होगा तो आंसर हमारा क्या होगा, 40 किमी पर आवर, 40 किमी प्रति घंटा, यह हमारा चाल के रूप में, रेलगाड़ी की चाल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इस ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।